जय हिंद सभी को। आज फिजिकल डिफेंस एकेडमी के दो जवान जो एक बीएसएफ और सीआरपीएफ में सेलेक्टेड है और दोनों बहुत ही अच्छे मित्र हैं और अभी यहाँ बताने वाले हैं कि एसएससी जीडी में मात्र आपके एक महीने समय बच गए तो कैसे आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। दोनों का स्कोर 130 से क्रॉस है और 135 से 140 के बीच में है। तो अभी जानेंगे कि कैसे इतना स्कोर लेकर आए और कैसे इनका सिलेक्शन हुआ बीएसएफ में, सीआरपीएफ में। ये आपका वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। एक कम समय में आप एग्ज़ाम कैसे निकालते हैं और इनकी पूरी लाइफ जर्नी पूछेंगे, इनकी सफलता का राज क्या है वो भी पूछेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मैं बता दूं, ये फिजिकल एकेडमी 2019 से जुड़े हैं और नौकरी 2024 में हो रहा है। ये 5 साल का कठिन परिश्रम और समर्पण के साथ इनका जर्नी शुरू हुई। तो हम पूछेंगे, पहले आप नाम बता दो और कहाँ से और किस संस्था से तैयारी की है। मेरा नाम उज्जवल कुमार है। मैं 2019 से फिजिकल डिफेंस एकेडमी हजारीबाग के साथ जुड़ा हुआ हूँ और किस पद में अभी? और मैं बीएसएफ पद पर चयनित हुआ हूँ। मेरा नाम हितेश कुमार है और मैं विष्णुगढ़ प्रखंड से हूँ और मैं फिजिकल डिफेंस एकेडमी से 5 सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ और मेरा चयनित अभी सीआरपीएफ में हुआ है। सीआरपीएफ पद में हुआ। तो अभी हम जानेंगे कि क्या ये सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई, कब से मालूम चला कि हमको सेना में जाना चाहिए और कैसे तैयारी संस्था से जुड़े और अपना सफलता का क्या रहस्य है, ये अपना बारे में अपना जर्नी बताओ। मेरा तो बचपन से ही सपना था फौज में जाने का, लेकिन इसके बारे में पहले हमको नॉलेज नहीं था। 2019 में भैया के साथ जुड़े, एकेडमी के साथ जुड़े। उसके बाद इन्होंने हमको गाइडलाइन किया कि हाँ ऐसे ऐसे तैयारी करना चाहिए, हम पर बहुत ज़्यादा फोकस किए। उसके बाद मेरा फिजिकल अच्छा नहीं था, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की फिजिकल पर 2019 से। फिर उस समय शुरू में मेरा फिजिकल सही से नहीं बन पाया था, तो फिर हम दौड़ नहीं निकाल पाए थे। फिर बीच में लॉकडाउन लगा, फिर सेकेंड अटैम्प्ट में फिजिकल में मैं थोड़ा सा के लिए चूक गया, तो उसमें बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हुआ कि जब इतना मेहनत करने के बाद भी नहीं निकल रहा है तो अपने आप में बहुत ज़्यादा गिल्टी फील। मतलब शुरुआत आप लोग आर्मी से की है? हाँ, और नौकरी आपको पैरामिलिट्री मिला? हाँ। ठीक है, फिर कैसे आर्मी की कितनी बार रिजेक्शन हुआ, क्या फेलियर देखने को मिला? 2019 में हम रिजेक्ट हो गए फिजिकल में, 2022 में भी रिजेक्ट हो गए फिजिकल में। फिर 2022-23 का जो लॉकडाउन के बाद जो फिर एक अग्निवीर स्कीम चला था, उसमें फिजिकल निकाले। फिर मेडिकल में एक पॉइंट के कारण हम अनफिट हो गए, तो उस पॉइंट को भी भैया ऐसो बताएं किस तरह से ठीक किया जाता है, ठीक किए। और उसके बाद फिर 21 में जीडी का फॉर्म भरे तो नहीं निकल पाया। 22 में भी जीडी का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए। मीन्स 2 बार आर्मी में रिजेक्ट हुए, 2 बार एसएससी जीडी में, 4 बार ये फेलियर होने के बाद ये 5वीं बार में तुम्हारा जीडी था ये। उसके बाद भी भैया के साथ लगातार कांटेक्ट में रहे कि हाँ कैसे क्या पढ़े भैया, गाइडलाइन करिए, तो बताएं कि हाँ इस तरह से पढ़ो, लाइब्रेरी जाओ, ये बुक पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, टेस्ट मारो। तो फिर वो सब करते करते फिर 2023-24 का जो जीडी रहा, उसमें फिजिकल ये रिटेन निकल गया। और उसके बाद जो मेरा मेडिकल इशू था वो भी भैया बताएं तो फिर वो क्लियर हो गया। और उसके बाद फिर हम किस्मत से तो मेडिकल भी फिट हो गए। फिजिकल तो भैया सो करा ही दिए थे। क्या यहाँ पे फिजिकल ही गाइडेंस मिलता है या और क्या क्या गाइडेंस मिला? यहाँ पे फिजिकल के साथ मेडिकल भी प्रॉपर तरह से गाइडलाइन मिलता है, साथ साथ और भी जो एक्स्ट्रा इंक्वायरी है वो भी भैया अच्छे से सो डील कर देते हैं, बता देते हैं। यानी आपको सेना में जाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे भैया सो अच्छे से बता देते हैं। और इधर हम जानना चाहेंगे जैसे कि हाँ फिजिकल एकेडमी के बारे में कैसे मालूम चला, मतलब कैसे जर्नी हुआ कि 19 में ज्वाइन किया संस्था और 24 में नौकरी लगा। तो आज की जनरेशन में क्या है कि 1 बार या 2 बार फेल हो जाने के बाद वो क्या होता है कि गांव चले जाते हैं। तो हजारीबाग किस मकसद से आया, क्या सोच कर आया हजारीबाग की तैयारी करने? कहीं गांव से बहुत लोग हजारीबाग आते हैं, अभी ऐसा है कि एक एजुकेशन हब हो चुका है हजारीबाग और यहाँ लाखों लोग आ रहे हैं। तो कैसे आए हो और कितने बार फेलियर हुए और क्या सीख देना चाहते हो आज के युवक, क्या बताना चाहते हो अपने बारे में पहले बताओ। मैं तो एक छोटा सा गांव से बिलोंग करता हूं। और हम लोग गांव के लड़कों का एक सपना ही रह जाता है, पूरा नहीं हो पाता है। तो मेरा भी कुछ वैसा ही ड्रीम था आर्मी में जाने का। और जाने के लिए सबसे पहले तो आपसे जुड़ा और जुड़ने के लिए मतलब कुछ दोस्तों से बात करके ही जुड़े थे आपसे। वहाँ जुड़े तो कुछ उम्मीद जगा कि नहीं मैं कुछ यहाँ से कुछ कर सकते हैं, जा सकते हैं आगे तक। और आपसे तो जुड़े थे 2020 में। और आर्मी का मैं 2 बार फेलियर हो चुका हूँ। 2 बार? ठीक है। 2 बार एसएससी में फेलियर हो चुका हूँ। 4 बार? हाँ, तीसरा बार मैं
एसएससी के तीसरी भर्ती में हाँ, एसएससी की तीसरी बार में मैं सिलेक्शन लिया हूँ सिलेक्शन हो CRPF में। सीआरपीएफ पद में। हाँ। तो ये इतना फेल होने के बाद जब सिलेक्शन मिला तो कैसा महसूस हो रहा है? इतना मेहनत, मतलब मेहनत के पीछे क्या राज है? किस तरह अपने आप को संयम रख पाया अपने आप को? कह के बहुत लोग फेल होने के बाद गांव चले जाते हैं वापस। भैया वो खुद पे मतलब दूसरों को देख के मतलब मोटिवेशन लेना पड़ता है। मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है कि नहीं मैं फेल हो गया तो बोरिया बिस्तर उठाओ और मैं घर चले जाऊँ, बस वैसे ही। और पढ़ाई मतलब करते रहा। पढ़ाई करते हैं। हजारीबाग आने की मतलब कि सोच, ये शुरुआत कहाँ से मालूम चला कि हजारीबाग जाना चाहिए तैयारी करने के लिए? और क्या सोच के बहुत लोग हजारीबाग आता सोचता फिर इधर थोड़ा सा बहकावे में और थोड़ा सा गलत रास्ते में भटक जाते हैं। तो किस तरह यहाँ पे हजारीबाग का माहौल तुम्हें मिला, कैसा लगा? क्या नेगेटिव भी मिला, पॉजिटिव भी मिला? भैया मेरा एक जोश जुनून था कि मुझे आर्मी में जाना है। हाँ। मैं रास्ता ढूंढ रहा था कहीं से मुझे एक रास्ता मिले जो मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ मैं। हाँ। तो क्या वो रास्ता कह सकते हैं फिजिकल एकेडमी? हाँ, वो रास्ता मेरा फिजिकल डिफेंस एकेडमी से ही स्टार्ट हुआ है। हाँ, ठीक है। हाँ। उसके बाद जैसे रनिंग आउट हो गया 2 बार, हाँ। 3 बार, तो एसएससी जीडी की तीसरी बार में निकाला तो किन किन गलतियों को सुधार किया? क्या पहले बार गया होगा कुछ अनुभव हुआ कि पेपर में कि ऐसे होता है पेपर, दूसरी बार में गया फिर भी मेरिट आउट हो गया, तीसरी बार जीडी में गया तो कैसे अपनी गलतियों को सुधारा, कैसे एग्जाम को सही किया? पहला बार मैं जब गया तो मैं एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं किए थे। हाँ। तो मैं एग्जाम में जब फोकस किया अच्छे से तो एग्जाम भी निकल गया, लास्ट में मैं मेरिट में आउट हो गया। लास्ट मेरिट आउट। हाँ। तो उसके लिए फिर से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, काफी मेहनत से लाइब्रेरी में चले गए, 12-12 घंटा तक बैठे रहे लाइब्रेरी में। 12-12 घंटा। हाँ, तो कमजोरी अपना ढूंढे कि मेरा कमजोरी कहाँ पे था, कौन सा सब्जेक्ट में मैं कमजोर था। तो उस सब्जेक्ट पे फिर से फोकस किया हमने और उस सब्जेक्ट को काफी बारीकी से उठाए उसको। मैथ में मैं काफी कमजोर था, क्वेश्चन ही नहीं बनता था, 10-12 बनता था। तो और हम लोग का स्कोरिंग सब्जेक्ट ही मैथ्स होता है, तो उस पे अच्छा से मेहनत किए और एग्जाम में 20 पे 20 पूरा किया। 20 पे 20 आया? 20 पे 20 किए। बहुत अच्छा। रीजनिंग में भी 20 में 20 पूरा किया। रीजनिंग में भी 20 में 20, मैथ में भी 20 में 20। जीएस किसी का हो नहीं पाता, लेकिन जीएस तो सभी का एवरेज होता है। हाँ। हिंदी में कितना मार्क्स था? हिंदी में मेरा 17 था। 17 था। हाँ। एक बार मैथ, रीजनिंग और हिंदी का मार्क्स बता दो उज्जवल। मेरा मैथ में 19 हम अटेम्प्ट किए थे, 19 भी सही हो गया था। 19 में 19 सही हो गया अटेम्प्ट। ओके। रीजनिंग में? रीजनिंग में हम 18 अटेम्प्ट किए, 18 सही हो गया था। 18। हाँ। और हिंदी में 20 में 20 मेरा सही था। 20 में 20 मतलब कि इतना अच्छा एक्यूरेसी मिला। तो पहले और ये जीके जीएस में? जीएस में हम ये 9 अटेम्प्ट किए थे जिसमें से मेरा 7 सही हुआ था, 2 ऐसा गलत हो गया। मतलब देख सकते हैं आप सभी एसएससी को हम कहना चाहते हैं, जितने भी एसएससी एस्पिरेंट है, ये दोनों से एक कॉमन चीज़ हमें ये मिली कि ये 3 पेपर को, स्कोरिंग पेपर को अब 100% मार्क्स आए। 19 अटेंड किए, 19 में 19 सही हुआ, 18 अटेंड किया तो 18 में सही हुआ, हिंदी में 20 आया। इस प्रकार ये 3 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, स्कोरिंग है, इसमें पुरजोर मेहनत करते हैं और इसका स्कोरिंग वजह से ही आज मेरिट में है कि नहीं है? तो क्या कहना चाहते हैं जो एसएससी का भी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उस मेरिट में कैसे पास हो पाएगा? कि अभी जो उम्मीद था कट ऑफ उस बहुत ज़्यादा कट ऑफ हो गया, तो अबर जो होगा क्या सब लग रहा है कि हमेशा हर साल दर बदर कट ऑफ बढ़ती है, तो ये सोच करना रहे कि कट ऑफ कम होगी। तो मान लो 140 मार्क्स लाने के लिए किस प्रकार से पढ़े कम समय में, स्कोरिंग पेपर को कैसे तैयार करे, कितना घंटा पढ़ाई करे, वो बताओ। अभी जो 1 महीना जो बचा है उसमें तो नींद तो खराब करना पड़ेगा। हाँ। कम से कम आपको मतलब कि 12 से 13 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद भी प्लस अपना जो कमजोरी है उसको देखना पड़ेगा कि मेरा क्या कमजोर है, कौन सा सेक्शन में मेरा कमजोर है, कौन सा चैप्टर कमजोर है, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट मारना होगा। ज़्यादा। अच्छा, कितना टेस्ट? सभी लोग बोलते हैं टेस्ट मारने, मतलब कितना टेस्ट लगाया होगा उम्मीद? अगर हम ऐसा सेक्शन और फुल टेस्ट मिला करके 450 से 500 टेस्ट मारे थे। कितना टेस्ट लगाए हुए? मेरा भी भैया 200 से 250 लगभग सेट लगाने। इतना सेट लगाने के बाद सेक्शन टेस्ट भी जैसे बोल रहे, क्या फायदा होता है सेक्शन? सेक्शन टेस्ट में देखिए टाइम मैनेजमेंट सही होगा और आपको एक्यूरेसी का पता चलेगा कि हम इस टाइम में इतना एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट कर ले रहे हैं। और इस सेक्शन में कुछ क्वेश्चन आपको मॉडरेट मिलेगा और कोई हार्ड भी मिलेगा। तो उसको भी अटेम्प्ट करने का, उसको डील करने का नया हमको आइडिया मिलेगा, नया टेक्निक मिलेगा। और जैसे कुछ पढ़ने का कितना, अगर 140 मार्क्स लाना है तो कौन से विषय को ज़्यादा समय देना चाहिए, कैसे उसका रूटीन होना चाहिए पढ़ने का, अगर कुछ बताया जाए? ये जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसको 100% करने की पूरा कोशिश करना है। स्कोरिंग ही पढ़ना पड़ता है उसके। अगर 140
प्लस करना है तो हाँ, क्या है कि स्कोरिंग जैसे जीएस में कोई भी तो 20 में 20 नहीं ला हो सकता पाता है। हाँ, स्कोरिंग से मैथ्स हो गया, हाँ। रीजनिंग हो गया और हिंदी हो गया। कैसे हम लोग हिंदी भाषी राज्य के लिए हिंदी बेसिकली सबका सही रहता है। सही रहता है। हाँ, 17-18 कर ही लेते हैं। तो क्या आसान होता है मैथ, जैसे बता रहे हो 20 में 20 लाए, रीजनिंग में 20 में 20 लाए, हिंदी में आ ये जाता है तो आसान नहीं है, लेकिन करना आसान पड़ता है। करना पड़ता है। हाँ, कोशिश मेहनत करने से सब आसान हो जाएगा आपको, लेकिन उस लेवल का मेहनत करना पड़ेगा, मोटिवेटेड होना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं। कर सकते हैं। और कैसे करना है ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा, और नहीं होता है तो आप किसी से गाइडलाइन ले सकते हैं कि हाँ कैसे क्या करें, कि कहाँ से पढ़ें, ऑनलाइन क्लास करें। फिर उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि जीएस अगर कंप्लीट करना है तो मॉर्निंग में एक अच्छा होता है, मॉर्निंग में ज़्यादा याद होता है। फिर उसके बाद फिर हिंदी को भी अच्छा से कवर करते रहिए, क्योंकि हिंदी, मैथ और रीजनिंग यही हमारा ऐसा जॉब को दिला सकता है, जॉब सिक्योर कराता है। तो अच्छा ये बता दो, हिंदी, रीजनिंग, मैथ बोलो कहाँ से पढ़ाई की? अभी का यूथ 90% ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ। अगर कोई नया जीडी की पढ़ाई कर रहा होगा, करना चाहेगा, जो तो पढ़ रहा था तो चेंज नहीं करेगा, अभी जो करना चाहेगा कैसे ऑनलाइन क्लास लें और लाइब्रेरी में कैसे जाएं? गांव वाले को इतना तक नहीं होता मालूम कि कैसे क्लास लेते हैं, तो कौन से टीचर से क्लास लेना चाहिए और कितने घंटा पढ़ना चाहिए? का ऐसा क्लास करते थे, रोजगार वित्त अंकित से। हाँ। और जीएस ऐसा आशुतोष अवस्थी का 10 मिनट शो चलता है, बस वही हम देखते थे, उससे से मार्क्स आ गया। हाँ। चलो, और कहाँ से क्लास की हो? नवीन सर का चलता था, आरडब्ल्यू का, और रोजगार वित्त अंकित। हाँ, अड्डा का जो आशुतोष सर है, हाँ। 10 मिनट का चलता था उसका, 10 मिनट शो। हाँ। उसमें काफी बेनिफिशियल है वो। आशुतोष सर, हाँ। एसएससी अड्डा 24। हाँ। ये सब चीज़ नोट करके रखें कि हाँ अपना कहाँ से, क्या कि आरडब्ल्यू कंप्लीट पैकेज मिल जाता है आपको, हर एक विषय मिल जाता है। जीएस काफी बड़ा सब्जेक्ट है, और आशुतोष सर करते क्या, सिर्फ 10 मिनट में पूरा उसको कंप्लीट कर देते हैं, करवा देते हैं। अभी क्या है वही हम लोग का बेनिफिशियल होता है, इतना समय तो रहता नहीं अभी एग्जाम के समय, तो 10-10 मिनट का देखने से काफी ये बेनिफिशियल होता है। ये अभी के टाइम जैसे ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इसमें क्या तुलना करोगे? कैसा कौन से में ज़्यादा फायदा मिल रहा है? में बहुत ज़्यादा टाइम खा जाएगा आपको, 1-2 क्वेश्चन को डील करने में, पूछने में, घंटों लग फिर जाता है। समझाने में बहुत देर लग जाएगा, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे गैदरिंग ये सब हो जाता है ऑफलाइन में। और ऑनलाइन में क्या है कि आपको वैरायटी बहुत मिलेगा, कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा, अच्छा कंटेंट मिलता है, एक से एक अच्छे टीचर मिलेंगे, उसको 2 से 3 तरीके से डील करके बताएंगे कि अगर आपको टाइम मैनेजमेंट भी, एक ही सब्जेक्ट के 2-3 टीचर होते हैं। हाँ। और 2 से 3 तरीके से ऐसो बता देंगे कि कैसे क्विक आंसर भी लाना है, कैसे ऐसो मतलब ऑप्शन, गो टू ऑप्शन से भी आंसर बना सकते हैं। ज़्यादा हम लोग एग्जाम में फोकस कर रहे हैं क्योंकि कम समय में आपका पेपर है, और टाइम मैनेजमेंट की बात करें, टाइम मैनेजमेंट अच्छा कंटेंट मिलता है, साथ ही साथ एक फाइनेंशियल का जो प्रॉब्लम हो तो वो भी दूर हो जाता है कि कम पैसे में आप तैयारी कर सकते हैं। बस आपका जुनून, जोश, जज्बा होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। अभी के टाइम में मतलब यही बोलेंगे कि नींद को कम करिए, 4-5 घंटा बहुत है, और उतना ही जो टाइम बचा हुआ है उसी में से लगातार टेस्ट मारिए, और जो आपका कमजोर है उसको अपना स्कोर बताना चाहते हो अभी, और फाइनल सिलेक्शन हो गया तो स्कोर क्या था? मेरा तो 134 था, 134 नंबर। हाँ। ये तीसरी, कितना जीडी का एग्जाम था ये? तीसरा जीडी के एग्जाम में 134 मार्क्स। मेरा भी भैया तीसरा जीडी था, 134 मार्क्स, दोनों का सेम मार्क्स है। दोनों साथ में रहे, आर्मी से तैयारी कर रहे हैं, आर्मी बैच से 2019-20 से दोनों हो, दोनों फिजिकल एकेडमी से हो, मार्क्स भी आया है, और दोनों का साथ में पोस्ट कैसे अलग हो गया फिर? भैया ये कैटेगरी में मतलब जनरल से ये चला। अच्छा, मतलब तुम जनरल में आ जाते हो और तुम ओबीसी में आ जाते, इसी वजह से अलग अलग पोस्ट मिल गया। एज डिपेंड कर गया। मतलब ये दोस्ती जो है तुम लोग का जो है ये रहना चाहिए, जीवन भर तक काम देगा आगे भी। तो ये वो जवान है दोनों जो बहुत ही 3 बार नहीं 4 बार ये फेलियर हुए, 2 बार आर्मी में, 2 बार जीडी में, और एक लो लेवल से, एक मतलब कि 0 लेवल से इन लोग अपना एग्ज़ाम को सही किए। तो ऐसा नहीं कि बहुत बचपन से ही या क्लास स्कूल शुरू से ही बहुत टॉपर थे, एसएससी में या मैथ में टॉपर तो नहीं थे, तो शुरू से का बहुत लोग आर्मी में ऐसा होता है, अधिकतर पाया जाता है आर्मी वाले कैंडिडेट जो तैयारी करते हैं उनकी पढ़ाई बहुत वीक होती है, और आर्मी में नहीं हो जाने बाद वो एक ऐसा मिथ होता है कि आर्मी नहीं तो किसी में नहीं। ये मिथ को तोड़ना है और किसी में भी जॉब लेना। अभी के टाइम में जॉब का है कि सेम हथियार, सेम वर्दी, सारा कुछ सेम होता है, और अभी ज़्यादा लोग एसएससी पैरामिलिट्री को ज़्यादा प्रीफेयर कर रहे हैं। तो आप भी तैयारी कर सकते हैं, आर्मी अगर नहीं हो पाए तो आप एसएससी में तैयारी कर सकते हैं। 1 बार में ना हो, 2 बार में ना हो, आपका बैक टू बैक वैकेंसी आ रहा है, क्योंकि फ़ायदा है। पिछले बार 3-3 साल में आता था, अब प्रत्येक साल आ रहा है, तो एक यूथ के लिए बहुत फ़ायदा है। 26 का भी वैकेंसी आ गया है, तो आप 26 वाले भी 25 में फॉर्म भरेंगे अक्टूबर में, तो आप तैयारी में अभी से लग जाएं। तो उस तरह क्या होगा कि आप लोग जैसे फ्रस्ट्रेशन होगा आर्मी में,
दौड़ में रिजेक्शन के बाद बहुत कम समय में तैयारी की होंगी, इसीलिए मेरिट में रह गए। कुछ ना कुछ गलतियाँ होगा, हाँ, उस गलती को सुधार करते करते आपको 2 साल लग गया। हाँ। मगर जो 26 में एग्ज़ाम देने वाले, अगर वो सब गलतियों को ये वीडियो से सुनकर वो एक बार में एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। चलिए एग्ज़ाम की बात रहा, एग्ज़ाम में और कुछ बताना चाहते हैं कि एग्ज़ाम को कैसे क्या करना चाहिए जो अच्छा हो पाए, जो 1 मंथ बचा हुआ है, और जो 26 वाला एग्ज़ाम की तैयारी 25 में करेंगे उनके बारे में 2 लाइन बताओ। कि अभी का जो 1 महीना बचा हुआ उसमें लगभग अगर आप लोग का अगर 70 to 80% अगर सिलेबस कंप्लीट है, हाँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट मारेंगे तो वैरायटी मिलेगा, कंटेंट मिलेगा, और आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो हो जाएगा, और एक डर भी खत्म होगा कि हमको कंप्यूटर बेस्ड और जो गलतियाँ जो कर रहे हैं उसको क्या एनालिसिस करना चाहिए, नहीं करना, उसको एनालिसिस भी करना चाहिए। हम लोग भी किए कि हाँ इस चैप्टर में हम ये नहीं बन रहा था तो हम लोग लगातार क्लास देख रहे थे कि उसको किस तरह से अटेम्प्ट करें। जिस भी सेक्शन में या जिस भी क्वेश्चन में मिस्टेक हो रहा है उस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता होगा। चलिए ये हो गया जो अभी करंट में एग्ज़ाम है। और जो 26 में एग्ज़ाम देगा, मतलब कि 2026 का एग्ज़ाम होगा फरवरी में, और इसकी फॉर्म आएगी 2025 में अक्टूबर में, तो उनकी तैयारी कैसे करें? जो अभी 18 साल होने वाले हैं जो तैयारी करेंगे, उनके बारे में कैसे अभी से अगर तैयारी करें तो किस तरह वो तैयारी करें? जो इस बार एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, हाँ। तो पहले वो कौन सा सब्जेक्ट पहले उसको टच करना है वहाँ पे हाँ, एग्जाम में। हाँ, ये बहुत अच्छी है ना, बहुत बड़ा एक पॉइंट बनता है कि पहले जाते हैं और मैथ्स को उठा लेते हैं, रीजनिंग को उठा लेते हैं, और उठाते क्या होता है, समय बचता नहीं है बच्चों के पास। हाँ। सबसे पहले होता है क्या, हम लोग को पहले हिंदी और जीएस को पकड़ना पड़ता है। हाँ। ये इसके लिए 15 मिनट काफ़ी है, हाँ। इनफ है इतना पकड़ने के लिए, और 15 मिनट में कंप्लीट भी कर लेना, क्या कि दोबारा समय मिलता नहीं वहाँ पे, और 15 मिनट बचाते हैं इसको रीजनिंग के लिए, इनफ होता है, इतना कर लेना चाहिए। और उसके बाद आधा घंटा बचता है मैथ्स के लिए। मैथ्स क्योंकि वो थोड़ा समय लेता है, कैलकुलेशन क्वेश्चन आता है उस पर, तो आधा घंटा में उसको पूरा कर लेना होता है। 15 मिनट आपका हो गया हिंदी और ये जीएस, 15 मिनट हो गया आपका रीजनिंग, और आधा घंटा मैथ। सबसे पहले आपको हिंदी और जीएस टच करना है, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद मैथ्स। हाँ। ये तुम्हारी स्ट्रेटेजी हुई तीसरी बार। हाँ। तुम कैसे टच किया था पहले, क्या कौन कौन विषय को टच किया? इसी तरह किए थे कि पहले सो हिंदी गए। हाँ। हिंदी 5 से 7 मिनट 8 मिनट ज़्यादा जल्दी बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद फिर जीएस में गए। जीएस में जो आपको आता है वही बन पाएगा। हाँ। वो तो 4 से 5 मिनट 6 मिनट में ही आपका कवर हो जाएगा जीएस। और उसके बाद फिर रीजनिंग में गए। रीजनिंग में हम यही बोलेंगे स्किप करना भी सीखिए, क्योंकि कोई क्वेश्चन ऐसा होता है या सेटिंग अरेंजमेंट हो गया या कुछ कोडिंग डिकोडिंग आगे जिसमें फंसा देता है, उसमें 2-3 मिनट लग जाएगा, फिर आगे का भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए उसको स्किप करिए, जो नहीं आ रहा है क्वेश्चन उसको स्किप करके आगे बढ़िए, और जितना हो सके कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करिए। कोई होता है कैलकुलेटिव में फंस जाता है, उसमें टाइम चला जाता है, और लास्ट में हिंदी को रह देता है, फिर जाना हुआ क्वेश्चन वो छूट जाता है। ओके, तो ये रहा एग्जाम की रणनीति, हो गया सारा बता दिया। एक बार कम शब्द में बताओ, अगर फिजिकल तो तुम्हारा आर्मी से बैच से फिजिकल बहुत स्ट्रांग रहा था, फिजिकल और मेडिकल एकेडमी कैसे तुम्हारा सपोर्ट किया? भैया फिजिकल हम लोग का स्टार्टिंग से ही था। हाँ। आर्मी से हम लोग जुड़े हुए थे 20 से ही। हाँ। तो फिजिकल में कोई वैसा इशू नहीं रहा। अगर कोई इशू है तो फिर फिजिकल डिफेंस एकेडमी है। हाँ। उसके लिए कोई दिक्कत फिजिकल बहुत सारे ऐसा देखा होगा तुम्हारे बैच में कि 2 बार फेल एसएससी में फिजिकल में। वैसे लोग के लिए फिजिकल बहुत अच्छा, पास हुआ तो खुद में भरोसा नहीं हुआ कि हम फिजिकल पास कर सकते हैं, तो वैसे लोग पास हुए। नहीं था, लेकिन अब मेडिकल का भी यहाँ पे फैसिलिटी हो चुका है। तो मेडिकल में क्या बताना चाहते हो उज्ज्वल? जैसे यहाँ मेडिकल में जैसे तुम्हारी मेडिकल पॉइंट था, ठीक है, उसमें वहाँ पे जो फिजिकल एकेडमी से क्लियर किया गया। फिजिकल एकेडमी में जो हमारे भैया है वो आपका जो मेडिकल इशू है लगभग सारा इशू बता देंगे देख के ही। ऐसे तो एक डॉक्टर भी पूरा कम्प्लीटली नहीं बता पाता है, लेकिन 90-95% तक जो एक्यूरेसी है वो बता देते हैं। और अभी तक हम नहीं देखे कि भैया अगर किसी को बोले कि मेडिकल फिट है तो फिट है, उसमें कोई अनफिट हुआ है। 90% मेडिकल की एक्यूरेसी मिलता है। इसी एक्यूरेसी और एक्सपीरियंस और तुम लोग कॉन्फिडेंस लेकर मेडिकल में जाते हो, किसी चीज़ों को प्रॉब्लम परेशानी होता है तो डॉक्टर पास रेफर करके उनको ठीक करवाते हो। तो जो चीज़ पॉइंट बताए तुम्हें मेडिकल में वो उसे ट्रीटमेंट करवाए, सही समय पे सही डॉक्टर से सही ट्रीटमेंट हुआ, उसकी वजह से आज तुम बीएसएफ में चयनित हो। अगर ये ट्रीटमेंट नहीं मिलती तो आज तुम ये तुम्हारा 134 मार्क्स तुम्हारे समय और मेहनत तुम्हारा बर्बाद हो जाता। तो मेडिकल की एक बहुत अहम हिस्सा होता है भर्ती होने के लिए, जो मेडिकल का बताया गया उज्ज्वल को। तो ये हो गया फिजिकल मेडिकल। अब यहाँ पे कुछ आते बीच में री मेडिकल, किसी को या किसी मेडिकल में पॉइंट मिल जाता है, उसे दलाल बिचौलिए अपना पुरजोर उन लोग अपना बिजनेस करते हैं। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं जो फंसते हैं चंगुल में, कैसे फंस जाते हैं और कैसे बचना चाहिए इससे? देखिए हम यही बोलेंगे, अगर आपका मेडिकल इशू नहीं है और आपको डीएमई में ही है सो मतलब पॉइंट दे दिया, आपको री मेडिकल मिल गया। तुम्हें भी री मेडिकल मिला था? हाँ, तो
वहाँ री मेडिकल में फिट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं वो देखते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। कई सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो वहाँ पे नर्वसनेस के कारण आपको री मेडिकल मिल जाएगा। जैसे पॉइंट क्या नर्वसनेस के कारण क्या क्या पॉइंट आता है? बीपी है, बीपी हाथ कब कपाना है, हाँ। ये सब हो जाता और है। ऐसे में लड़के 2-2 लाख रुपए दे देते हैं री मेडिकल में और बेवकूफ़ बनाते हैं उनके ट्रेनर और इनके वैसे एकेडमी और वैसे दलाल जो इनके पैसे लेते हैं। कई हम भी देखे वहाँ री मेडिकल गए तो वहाँ पे भी कुछ लोग था जो नॉर्मल पॉइंट है, जैसे यूरिन हो गया या फिर जैसे यूरिन में सारे लोग पास हो जा रहे थे, उसमें भी लोग पैसे दे रहे थे क्योंकि मार्क्स ज़्यादा था और उन लोग चाहते थे नहीं कि हम फेल ना हो जाए, कहीं कि उनकी एक ही चीज़ थी मेडिकल, उनका लो कॉन्फिडेंस, मेडिकल की जानकारी उनको अच्छा नहीं था। पैसा दे करके मेडिकल। हाँ, तो क्या तुम पैसा देकर, ईमानदारी से बोलता ना, ठीक है, ग्राउंड में मेहनत की हो तो क्या पैसे देकर भर्ती लिए? नहीं, हम पैसा उसे नहीं दिए। नहीं भैया, एक भी पैसा देकर मैं तो ग्राउंड पे। तो ये जो महसूस तुम किए होगा और वो एक पैसे देकर भर्ती होने वाला वो अलग महसूस करता होगा। तुम कैसा महसूस कर रहे हो उसके मुकाबले में मुताबिक में तुम कैसा महसूस कर रहे हो? अपने मेहनत से लिया। वहाँ री मेडिकल जाएंगे तो कई ऐसे दलाल भी मिलेंगे कि लाओ हम फिट करा देंगे करा देंगे। ये तुम्हारे पास भी आए होंगे शायद दलाल, री मेडिकल मिला होगा। लेकिन आप अपने दम पर ही फिट होंगे। वहाँ डॉक्टर इतना छोटा मोटा डॉक्टर नहीं रहता कि किसी के भी बात पे आ जाता है कि हम इसको फिट कर देंगे। और फौज है, उसको एक ईमानदार और अच्छा काबिल वाला लड़का चाहिए। हाँ। इसीलिए डॉक्टर भी अगर देखें कि आपके अंदर फिट होने के लायक है, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, चल जाते हैं फौज के लिए, तो उसमें फिट कर देते हैं, उसे पास कर देते हैं। हाँ, और उसी में सो दलाल है सो पैसा ले लेता है। अच्छा, दलाल हम मान ले 25 लोगों को लिया तो उस 25 में 25 लोगों क्यों नहीं उसका काम होता है? 5 का ही काम होता है, 20 का काम नहीं हो पाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक मंदगांठ कहानी है और एक इनका एक दिमाग से खेलते हैं। 25 में ऑटोमेटिक 5 पास हो जाते हैं तो उसका 5 का पैसा 10 लाख रुपया बन जाता है। सेमो में लगभग सब लड़का को पास कर दे रहा था, क्योंकि नॉर्मल हम इस बार मेडिकल इतना हार्ड ले रहा था कि हर एक चीज में पॉइंट दे रहा था। तो जान रहा था कि ये पॉइंट तो है नहीं, तो वहाँ पे बहुत सारा लड़का पास हो जाता है। इसीलिए जो दलाल लोग है सो वो अपना पैसा खाने के चलते कि लाओ हम पास कर देंगे, फिट करा देंगे और अपना पैसा खा लेते थे। तो क्या तुम लोग फौज में अगर वर्दी पहनोगे तो ऐसा काम तो कभी नहीं करोगे दलाली वाला? नहीं, कभी नहीं। और ये कभी नहीं करेंगे कुछ। मुझे भरोसा है जो मेहनत से जाते हैं वो मेहनत को ज़्यादा पसंद करते हैं, जो पसीने बहा के जाते हैं वो पसीने को ज़्यादा पसंद करते हैं, और जो पैसा देकर भर्ती लिया वो भी आगे वही काम करेगा, पैसे लेकर जवानों को बर्गलिंग करेगा। तो चाहे एक CRPF का जवान हो, चाहे BSF का जवान हो, ये आज एक सिविल जवान है, कल को इनके पर वर्दी चढ़ जाएगी तो ऐसा नहीं कि ये CRPF या BSF के अधिकारी बन जाएंगे या ये भर्ती करा देंगे या इनके ऊपर ये सारे जिम्मेदारी आ जाएगा भर्ती का, या किसी को भी अपने दम पे भर्ती आप नहीं करा सकते हैं। भर्ती जवान अपने दम पे होते हैं। तो कोई भी CRPF का या कोई भी पैरामिलिट्री का फोर्स का अगर जवान भी बोले कि हम आपका सिलेक्शन करवा देंगे, ये गलत बात है। तो क्या कि यह सिलेक्शन अधिकारियों का चयन करने पर होता है और अधिकारी और जवान में बहुत ही फासला होता है। चलिए, ये रहा आज की पूरी सेशन। और कुछ बताना चाहते हैं संस्था के बारे में? अगर नए सेशन की तैयारी करना चाहे तो क्या फ़ायदा होगा जवान के लिए जो 17-18 साल में आए, जो गांव से यहाँ से जुड़ते थे? यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट मिलता है एकेडमी में, किस प्रकार की सुविधाएं मिलती है? भैया पहले हम लोग जब जिस वक्त जुड़े थे उस वक्त तो इतना सुविधा नहीं था और हम लोग को पता भी नहीं चल पाता था कि बच्चा स्टार्टिंग कहाँ से करे। तो अभी वो सुविधा मिल चुका है जो हम लोग को नहीं था। बच्चा डायरेक्ट एक बार में सिलेक्शन ले सकता है। यहाँ पे हर चीज़ का सुविधा। फिजिकल डिफेंस एकेडमी तो एक तरह का सिलेक्शन ही है हम लोग का। यहाँ पे अगर आना, मतलब क्या बोले इसके लिए, जितना भी तारीफ करे तो कम ही है फिजिकल डिफेंस एकेडमी के लिए। बच्चा अगर एक बार यहाँ जुड़ जाए तो एक बार में सिलेक्शन ले सकता है। यहाँ पे हर चीज सुविधा है, लाइब्रेरी भी है, फिजिकल का भी है, मेडिकल का भी है, हर चीज का सुविधा यहाँ पे मिलेगा आपको। सुविधा है। पहले स्क्रीनिंग हम लोग यहाँ पे लेते हैं। फर्स्ट टेस्ट हाइट हो गया, वेट हो गया, चेस्ट होता है, सारा चीज है। और यहाँ पे क्या क्या सुविधा और इसके अलावा मिलता है? जैसे ट्रेनिंग सेंटर है, नाइट ट्रेनिंग है, ये सब के बारे में ये सब देखिए क्या क्या मिलता है यहाँ पे? सिर्फ यही एक एकेडमी है जिसमें जिम का भी सुविधा होता है। हाँ, और क्या आपको बाहरी कहीं जिम नहीं जाना पड़ेगा। आपका जो फिजिकल जो प्रॉब्लम है वो सारा खत्म हो जाएगा। मेडिकल प्रॉब्लम है वो भी ऐसे दूर हो जाएगा। तो इतने चीज़ की फैसिलिटी यहाँ फिजिकल एकेडमी देती है। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं जवानों का सिलेक्शन। टोटल 12 लोग CISF में सेलेक्ट हुए और 9 लोग BSF में सेलेक्ट हुए और 17 लोग CRPF में सेलेक्ट हुए हैं। तो कोई 2019 बैच का ये जवान है, कोई 22 बैच का है, कोई 24 बैच का, लगातार जुड़े रहे। और इस प्रकार से देख सकते हैं सिलेक्शन का किस तरह है। ये सभी जवानों को जब आप MLA यहाँ के विधायक के द्वारा आप सम्मानित हो रहे थे, क्या ऐसा महसूस हो रहा था? ये जीवन का तुम्हारा सबसे अलग पल होगा
क्या महसूस कर रहे थे? कि जो बचपन का सपना रहता है भैया, अगर जब वो मिल जाता है ना, उससे बड़ा कुछ नहीं है। कुछ नहीं होता। रोजगार मेला से पहले सम्मानित किए, किसी किसी का होता है सीआरपीएफ या कोई बीएसएफ के अलावा ये बहुत लोगों से रोजगार मेला में नहीं कॉलिंग आता है, तो यहाँ पे सम्मानित होकर जाना, फिर वहाँ सम्मानित होना, कैसा महसूस हुआ था यहाँ पे? बहुत ही प्राउड ये सर, प्राउड में महसूस हुआ। कैसा महसूस किया था कि हितेश? देखते लाइफ थे का हम कैसा जैसे पल था वो? पिछले वाला बैच लोग नौकरी लेता था तो फिर थोड़ा खराब लगता था कि मेहनत तो हम भी की, बराबर मेहनत किए, बस कुछ सेकेंड या कुछ अंक के कारण रह गए थे। लेकिन इस बार सिलेक्शन किस्मत से अगर हो गया तो किस्मत नहीं, ये मेहनत है, तुम्हारी समर्पण है। बस। और कैसा महसूस किया था हितेश? ये पहले सिर्फ दूसरों को देखते थे हाँ। और देख के सही बता तो जलन फील होता था हाँ, पहले। कि अब मेरा कब बारी आएगा, होता था कि अगर वो देख देख के हाँ, इरिटेट हो जाते हो कि इतना जॉब हो रहा है, अंदर से हम आग कब ये आता होंगे? था, हाँ हाँ, हाँ, कि ये समय मेरा कब आएगा, ये कब आएगा? हाँ। तो जब ये समय आया तो काफी प्राउड फील हो रहा था हम लोग को भी। प्राउड फील हुआ था। हाँ। चलिए, हम कोशिश किए कि अपने तरफ से एक सम्मान समारोह रखें, और जैसा सोचे उससे भी अच्छा हुआ सम्मान समारोह, और अच्छा हुआ। इतने बड़े बड़े अधिकारी के सामने बैठ के आप सम्मानित हुए, और सारा एंजॉय भी हुआ, मेहनत भी किए। और लास्ट ये बताना चाहते हैं कि आप दोनों सिलेक्शन में कितना त्याग और समर्पण किए। जैसे आज के टाइम डिस्टर्बेंस ज़्यादा से कारण नहीं पता, जैसे सोशल मीडिया, दोस्त यार, क्या क्या चीज़ों से त्याग किए हो, इसके बारे में क्या बताना? अभी जो टाइम है 1-1.5 महीना, उसमें सोशल मीडिया से भी दूर हो जाइए और अपना फ्रेंड सर्कल से भी। हाँ। क्योंकि फ्रेंड सर्कल एक टाइम के बाद सब छोड़ देता है, तो आपका जॉब, आपका फैमिली ही आपका सपोर्ट रहेगा हमेशा। तो सुबह से उठ करके माइंड में ये होना चाहिए कि हमको कैसे स्कोर करना है और कैसे हम अपने आप को चेंजिंग करें, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें और अपना सपना को पूरा करें। बस ये मोटिवेशन के साथ आप डेली पढ़ेंगे तो हर एक दिन एक नया होगा और हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा। हितेश, क्या चीज़ों को त्याग करना चाहिए समर्पण? बहुत सारी चीज़ होता है पॉइंट, जैसे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया बहुत कोई इंस्टाग्राम फेसबुक में लगे रहते हैं और एक काफी लत पड़ जाता है। ये हम क्या किए थे जब लाइब्रेरी में थे, तो इंस्टाग्राम फेसबुक सारा सब ये बहुत अच्छी बात बताया। हाँ, और किसको मैं अनइंस्टॉल कर दिया था और एक त्याग कर लिए थे कि हमको जब तक एग्जाम क्लियर ना हो जाए हम इसे इंस्टॉल नहीं करेंगे, ना ही इसे लॉगिन करेंगे। अब बहुत कोई बोलेंगे नहीं ये यूट्यूब में तो है सोशल मीडिया, लेकिन यूट्यूब तो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। एजुकेशन के लिए मैं इसे रखा था। बहुत सारे से मतलब चैनल है जिसको हम सब्सक्राइब कर रखे थे, जो काम का नहीं था, तो हम उसे हटा दिए थे। उस वक्त कोई जरूरी नहीं था, हमें सिर्फ पढ़ाई चाहिए था यूट्यूब से, और कुछ नहीं। उससे हमें सुबह शाम करंट अफेयर्स लेते रहते थे ये जीएस के लिए। तो इन चीज़ों को त्यागना पड़ता है, कुछ समर्पण करना पड़ता है कि ये गांव से आया तो अपने फैमिली को कुछ समय के लिए से त्याग करके यहाँ पे गांव शहर में रह रहे, तो और चीज़ों को त्यागना पड़ेगा जो आपको पढ़ाई में बाधा दे। चाहे वैसे दोस्त, वैसे फ्रेंडशिप, वैसे सर्कल हो, सो उसको त्यागना पड़ेगा। नशा से दूर रहना पड़ेगा, साथ ही साथ सोशल मीडिया से अनइंस्टॉल कर दे कुछ मंथ के लिए। तो आपका ये सिलेक्शन हो गया, आप अपने पर डिपेंडेंट है। और आपके फैमिली में कैसा माहौल है? फैमिली कैसा महसूस कर रहे हैं? फैमिली से भैया मतलब देखा जाए तो जिस उम्मीद से भेजा शहर, वो चीज़ आज तुम चार कोई नहीं है ऐसा कि जो फौज में जा सके। फौज में वहाँ से निकल के आए हुए हैं। तो ये घर तो काफी मतलब एक बोले तो हम लोग किसान परिवार से हैं, और अधिकतर गांव वाले वही मतलब किसान परिवार से ही बिलोंग करते हैं। तो वहाँ से उठ के आना यहाँ तक, और जो भी मतलब वहाँ से है आ सकता है, मतलब हम आ सकते हैं तो आप लोग भी आ सकते हैं। जो जवान बताइए दो बार मेरिट में छट जाए, एक बार एग्जाम में फिजिकल का नाम ही नहीं आया, दूसरी बार मेरिट में छट गया, तो लगातार से कंसिस्टेंट होकर मेहनत करेंगे तो सारा कुछ हो जाएगा। अगर ये फाइनेंशियल के बारे में बात करें तो किस प्रकार से फाइनेंशियल से तुम जूझे हो? क्या फाइनेंशियल सभी का थोड़ा सा फौज में अधिकतर लोग है सो गरीब फैमिली से ही आता है, हम भी उसी तरह थे, मिडिल फैमिली से। तो एक फैमिली प्रॉब्लम बन जाता है कि क्या करे क्या ना करे। हमें बीच में ऐसा मतलब कि नई सिलेक्शन हो रहा था, छट रहे थे आर्मी में भी, फिर ये एग्ज़ाम नहीं निकल रहा था तो फ्रस्ट्रेट हो गए थे। मेरे से जूनियर लोग जॉब ले रहा था, तो हम भी सोचे अब क्या करे क्या ना करे, तो चल गए थे बीच में काम करने के लिए माइक्रो फाइनेंस में। लेकिन फिर सोचे कि जब लास्ट अटेम्प्ट भी है या मेरा एज बचा हुआ है तो क्यों ना मेहनत करें, अंतिम तक प्रयास करते रहना है। तो हम यही चीज़ बोलेंगे कि जब तक आपका एज है तो अपने सपने के पीछे इतना भागिए कि बाद में पछतावा ना हो कि हम ऐसा काश हम एक बार और मेहनत कर लेते तो मेरा हो जाता। तो इसीलिए लगातार मेहनत करिए, एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, लेकिन होगा तो जरूर। अच्छा, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसकी आप लोग कुछ बहुत कुछ पता होगा, जैसे मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, HR होता है, मतलब रूम अलाउंस मिलता है, क्वार्टर अलाउंस मिलता है,
ये सारे फैसिलिटी, ग्रोसरी का सामान मिलता है, तो इतने सारे मेडिकल फैसिलिटी और साथ अच्छा एक पैकेज मिलता है मंथली का। और एक प्राइवेट कंपनी का काम बात करें तो इन दोनों में क्या तुलना मिलता है, किस प्रकार से हताश निराश होते हैं? दोनों कंपनी में सेम जवान काम करता है, तो इसमें क्या अंतर है दोनों में? कंपनी में आपका खून चूस लेगा, खून चूस लेगा, इतना काम करवा देगा कि क्या बोले कि अब पैसा भी कम देगा, पैसा कम क्योंकि देगा। उसके पास बेरोजगारी अभी इतना बढ़ गया है कि ये को हटाएंगे दूसरा मिल जाएगा। हाँ, तो लेकिन ये जो अभी फौज का जो नौकरी है उसमें कई सारे सुविधाएं हैं, सुविधा होने के चलते ही बहुत सारे लोग इससे और जुड़ने लगे हैं। हाँ। कि फैमिली प्रॉब्लम है या मेडिकल प्रॉब्लम है तो फौज